हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 का साइंस का सेट प्रैक्टिस। केवल साइंस हम लोग ग्रुप डी एकदम बेस्ट जितने भी पूछा गया प्रीवियस ईयर सवाल उसी को लेक्चर चैप्टर वाइज शुरुआत कर रहे हैं। फिजिक्स का पहले हम लोग ख़त्म करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर यांत्रिकी यानी मशीनी, ये जो है उसी का मात्रा, गति का नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारे का जितने भी एमसीक्यू सवाल बनेंगे वो सारे सवाल लगभग 147 एमसीक्यू लेके आया हूँ। प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब इसलिए करने बोल रहे हैं ताकि जितने भी इसका चैप्टर है, जैसे टोटल फिजिक्स का जितना भी 10-12 चैप्टर है, फिर बायोलॉजी का, फिर आपका केमिस्ट्री का, वो सारे एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। चलिए पहला सवाल हम लोग आते हैं। 147 सवाल है एमसीक्यू के रूप में, जरूर जुड़े रहिएगा। पहला सवाल है कि कार्य की मात्रा क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त और बेसिक सवाल है। तो यार ना, कार्य की मात्रा अपने आप में भी आप सोच लेना कि हम कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप जरूर सोच लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कार्य की SI मतलब जूल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी सवाल था और पूछा जाता है ऐसे सवाल। चलिए दूसरा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है। प्रकाश वर्ष जो है वह किसकी इकाई है। तो यह रखना है प्रकाश वर्ष जो है वह किसकी इकाई है। तो यह रखना है प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। चलिए अगला सवाल आते हैं। एम्पियर, एम्पियर जो है वह किसकी मात्रा है। तो यार ना, विद्युत धारा की SI मात्रक एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पारसेक जो है वह किसकी इकाई है। तो यार ना, पारसेक जो है, पारसेक यह भी दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका इसका SI मात्रक है। तो यार ना, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक है। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। क्यूरी, क्यूरी जो है वह किसकी इकाई है। देखिए फिजिक्स का ऐसे ही सवाल ग्रुप डी में पूछा जाता है। चाहे रेलवे के जो भी आप NTPC हो या RPF हो या जहाँ कहीं भी LP हो, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ साइंस का एकदम चैप्टर वाइज आपको MCQ करवा रहे हैं। आप यहाँ अगर आए हैं मतलब सही जगह पे आए, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। क्यूरी किसकी इकाई है। तो यार ना, ये रेडियो धर्मिता की SI मात्रक है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दाब का SI मात्रक क्या होती है। तो जानना है दाब का SI मात्रक जो होती है वह पास्कल होती है। A to Z जो है MCQ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस चैप्टर का A to Z जितना भी MCQ बनने की चांसेस है और बन चुकी है वो सारे सवाल। कैंडला किसकी SI मात्रक है। तो जानना, कैंडला जो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडला होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू मिली थी, कब लागू हुई थी। तो यार ना, 1971 में। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1971। नेक्स्ट आते हैं। खाद्य ऊर्जा में हम किस इकाई में माप करते हैं। खाद्य ऊर्जा में हम किसकी इकाई मापते हैं। तो जानना है कैलोरी की। ऊर्जा में हम किसकी इकाई माप करते हैं। तो जानना है कैलोरी की ऊर्जा इकाई माप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैलोरी। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होती है। तो याद रखना, विद्युत धारा की SI मात्रक होती है एम्पियर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर होती है विद्युत धारा की SI मात्रक। नेक्स्ट आते हैं। SI पद्धति में लेंस की इकाई क्या है। बहुत ज़बरदस्त सवाल। लेंस, लेंस की SI मात्रक क्या होती है। तो यार ना, लेंस की SI मात्रक डायप्टर होती है। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार में अगर सवाल याद नहीं हो रहा तो दोबारा आप स्पीड करके जब देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, इतना देख जब तक जहन में बैठ ना जाए, ठीक है। तो बेसिक सवाल एकदम A to Z जितने भी MCQ बनने की चांसेस है वो सारे सवाल अगर आप देख लिए तो ये चैप्टर खत्म, ठीक है। 13 नंबर सवाल। डेसिबल किसके मापने की जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो जानना, डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डेसिबल जो है वह ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल आते हैं। बोल रहा है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है। बहुत ही शानदार सवाल। एम्पियर जो मापने की इकाई है वह कौन सा है। तो यार ना, है विद्युत धारा की। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यंग प्रत्यास्थता की गुणांक SI मात्रक क्या होती है। तो यार ना, यंग प्रत्यास्थता की गुणांक SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर C यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। निम्नलिखित
निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होती है? समान विमीय सूत्र जो है वह किसकी नहीं होती है? ये जबरदस्त सवाल है, तो याद रखना ये बल और दाब की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बल और दाब की नहीं होती है। नेक्स्ट हम लगाते हैं, उष्मा संवाहकता का गुणांक विमाएं क्या होती है? तो याद रखना इसकी गुणांक विमाएं ML T-1 और T-3 थीटा-1 होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वेक्टर का मात्रा है? वेक्टर का कौन सा जो है एक मात्रा है, तो याद रखना है बल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बल जो होती है वेक्टर की मात्रा होती है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? मतलब कौन एक अदिश राशि है? ठीक है, सवाल जबरदस्त क्या है, तो यार ना ये अदिश राशि आपका द्रव्यमान हो गया, अदिश राशि। ठीक है, द्रव्यमान जो हो गया एक अदिश राशि है, बाकी जो है जितने भी वेग, संवेग और कोणीय वेग ये सारे सदिश राशि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वह सदिश राशि है? तो यार अपना सदिश राशि सबसे पहले बता रहा है, तो ये ऊर्जा जो बता रहा है ये ऊर्जा ये आपका सदिश राशि है। ठीक है, सॉरी अदिश राशि है। ऊर्जा जो है आपका अदिश राशि है, बाकी संवेग, बल, आघूर्ण ये सारे जो है आपका सदिश राशि हो जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा आपका अदिश राशि हो गया। चलिए अगला सवाल आते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? देखिए सदिश राशि बहुत ही जबरदस्त सवाल, तो यार ना संवेग एक सदिश राशि, वेग जहाँ भी आएगा वो देखिए वो या बो ये जो अगर आएगा ना जहाँ भी वो सदिश राशि होती है ज़्यादातर। मतलब अगर आपको कंफ्यूज रहता है, समय कम है, तो ये वो और बो लगा के आप जो है वह आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो और बहुत ज़्यादातर देखा जाए तो कहीं कहीं अपवाद भी है, जैसे दाब में आपका होती है, दाब को तो एक अदिश राशि है लेकिन यहाँ भी वो है, लेकिन ऐसे ऐसे अपवाद को छोड़ दे तो ज़्यादातर जैसे संवेग, वेग, ठीक है, और आघू, बल, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं सदिश राशि। तो वो और बहुत ज़्यादातर जहाँ भी है वो सदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? देखिए सदिश राशि कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ वो है विस्थापन, तो ये आपका सदिश राशि हो गया। वो यहाँ वेग ये आपका सदिश राशि, यहाँ वो है यहाँ सदिश राशि। आयतन में वो नहीं है, तो ये आपका अदिश राशि। ठीक है, मतलब कम समय में अगर आपको यहाँ आंसर देना है तो ये आपका परफेक्ट मैच करता है। ठीक है, तो वो और वो, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सा एक हो जाएगा? तो यार रखना ये जो वेग है वह एक सदिश राशि है। देखिए द्रव्यमान में भी वो है लेकिन द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। लंबाई में भी वो है लेकिन अदिश राशि, कहीं कहीं दाब और लंबाई। ठीक है, ये अपवाद हो गया। त्वरण का ऐसा ही मात्रक जो विमीय सूत्र कौन सी होती है? तो यार रखना एज कटो भी माइनस यू बाई टी, यही तो होती है, हम लोग बचपन से पढ़े हुए त्वरण का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एज कटो भी माइनस यू बाई टी। ए यानी त्वरण एक्सेलरेशन, भी यानी जो अंतिम वेग है वो होती है वेलोसिटी, और यू होती है वो आपका शुरुआती वेग, और टी होती है आपका टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो जाती है? कौन सी भौतिक राशि जो आपकी प्राप्त हो जाती है पदार्थ के संवेग और वेग से? तो जब पदार्थ के संवेग और वेग से आपका द्रव्यमान जो है यह भौतिक राशि प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर, शून्य में से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं की क्या होती है? शून्य रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है ऊपर से तो उसमें क्या होती है? समान गति होती है? नहीं। समान वेग होती है? नहीं। समान त्वरण होती है? ये हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समान त्वरण हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन के आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल जो है हमेशा कम हो जाएगा, क्योंकि खड़ा हो जाने के बाद जल्दी जल्दी घूमने लगता है ना, तो आवर्तकाल यानी कम समय में ही एक राउंड मार देगा। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना ये कोणीय वेग कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगी? तो याद रखना है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो है ना वह 4 गुना हो जाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होती है? हाफ mv का स्क्वायर। ठीक है ना,
अब यहाँ मान के चलो 1 है, इसको 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर तो 4, 1 से 4 हो गया ना, तो ये क्या हो जा रहा है 4 गुना, तो वही बोल रहा है कि 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 30 नंबर सवाल। किसी पिंड की द्रव्यमान तथा भार का अंतर क्या होता है? तो किसी पिंड का द्रव्यमान और भार का अंतर जो है वह कौन सा होता है? ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर। बोल रहा है कि द्रव्यमान परिवर्तन रहे जबकि भार स्थिर, गलत जा रहा है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, हाँ ये सही है, जबकि भार परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए यूनिवर्स में कहीं भी चल जाओ आपका द्रव्यमान सेम रहेगा लेकिन भार अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और एटमॉस्फेयर की उपलब्धता के कारण आपकी वेट जो, आपकी भार जो है वह परिवर्तित हो सकती है लेकिन द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकते, ठीक है। यह द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल बोल रहा है कि किसी भी स्थिर व गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होती है जब तक कोई बाह्य बल नहीं सक्रिय लगता। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ जो है यही तो बोलता है जड़त्व का नियम ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपने स्थिर पर बनाए रखती है जब तक कोई बाह्य बल उस पर ना काम करे, ना उस पर आरोपित हो बल, ठीक है। तो वो अपना स्थिर बनाए रखना चाहती है। ये कौन बोल रहा है? गति का पहला नियम, ठीक है, न्यूटन का गति का पहला नियम, तो यही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, सवाल इससे बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अगर किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होती है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है वह बल के अनुकर्मानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बल के अनुकर्मानुपाती होती है। चलिए 33 नंबर सवाल। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत क्रिया में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या होती है? तो यार ना ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी क्रिया, जैसे मान के चलो हम अपने हाथों से किसी दीवार को मार देंगे, तो जैसे ही मारेंगे दीवार भी मेरा हाथ फेंक देगा, और हम अगर दीवार को चोट लगा रहे हैं तो दीवार भी मेरा हाथ को चोट लगा रहा है। ये क्या हो गया? प्रत्येक क्रिया के विपरीत मतलब बराबर क्रिया, यही होती है न्यूटन के द्वितीय नियम। तो न्यूटन के तृतीय नियम, तो इसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जल में तैरना न्यूटन की कौन सी गति का नियम को संभव बता रहा है? जल में तैरना जो है वह तृतीय नियम को बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल ऐसे बनते हैं, जल में तैरना तृतीय नियम को बता रहा है। चलिए अगला सवाल। जब कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा, यह किसने कहा था? तो अभी हम लोग किसका नियम पढ़ रहे हैं? किसका? तो यार न्यूटन का फर्स्ट नियम तो यही बोल रहा था। तो न्यूटन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का यह सिद्धांत है। 36 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य है। तो कौन सा कथन देखते हैं। सबसे पहले, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, बिल्कुल सही। द्वितीय नियम से बल की व्यंजन का ज्ञात होती है, ये भी सही है। तृतीय नियम से संवेग संरक्षण, बिल्कुल तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, एक सवाल से यहाँ 3 सवाल मिल रहा है, ठीक है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबरदस्त सवाल यहाँ किया गया। दूसरा नियम से बल की व्यंजक ज्ञात करवा जा रहा है, और तीसरा नियम संवेग संरक्षण का अधिनियम, अधिनियम बोल रहे सिद्धांत, ठीक है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है वह तृतीय नियम पर आधारित है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, एकदम ध्यान में याद रखना। तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम और एक समान गति को स्थिति में किसी भी परिवर्तन को विरोध कर सकता है? ये कौन कहलाता है? ये रखना, ये जड़त्व का नियम यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल। देखिए टोटल 147 सवाल है। अब सोचिए एक चैप्टर से इतना सवाल, तो मतलब डेफिनेटली जितने भी निचोड़ सवाल बनेंगे वो सारे सवाल आपके सामने एकदम घोल के यहाँ सवाल बना दे रहे हैं। प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, और कम से कम एक सोशल मीडिया में हमारी मेहनत के आधार पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, और नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी के अभी जुड़ जाइएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वह क्या कहलाता है, मतलब किस आधार पर जो है वह संरक्षित है? तो जानना ये जड़त्व का नियम, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला नियम जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम ये तो दूसरा वाला बोल रहा, तीसरा वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा है
वह किस बल के कारण जो है आगे बढ़ता है। तो यार ना ये पृथ्वी द्वारा घोड़े की पैरों पर आरोपित बल के कारण ये आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल। सवाल है कि गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर पड़ता है। ठीक है, गतिशील वाहन अगर मान के चलो कोई गाड़ी चल ही रहा है, अचानक रुक गया तो आगे झुक जा रहा है ना यात्री। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यात्री, यही गति का न्यूटन का पहला नियम वही बता रहा है। ठीक है, तो यात्री शरीर का निचला भाग रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जो जड़त्व के कारण गतिशील में आ जाता है। जड़त्व जहाँ गया यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है। बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार हर एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है। तो यार ना रॉकेट जो है वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। और आप यहाँ सवाल बना सकते हैं कि संवेग संरक्षण न्यूटन के कौन से लॉ पर सिद्धांत थी। तो यार ना संवेग संरक्षण तीसरे लॉ पर आधारित थी, इसीलिए रॉकेट का सिद्धांत तीसरे लॉ पर आधारित है। संवेग संरक्षण भी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो दोनों तो एक ही है, तीसरा नियम बोलो या संवेग संरक्षण, दोनों तो एक ही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल आते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से दौड़ते हुए बॉल को क्यों अपने हाथों के पीछे खींच देते हैं? जैसे ही कैच लेते हैं थोड़ा सा पीछे खींच देते हैं ना, तो इसका कारण क्या है? तो जानना ये जो है ना बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है इसीलिए, नहीं तो हाथों में चोट आ सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? बहुत जबरदस्त सवाल। तो बल जो है वह किसका गुणनफल है, ये सवाल किया गया। तो यार द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का F इक्वल टू क्या होती है? ma। यह न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स यानी बल, ये हो गया मास यानी द्रव्यमान, ये हो गया a यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान गुना त्वरण का है, m इक्वल टू m इंटू ए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान मास गुना एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित क्या होती है? तो उसका शरीर में उपस्थित क्या होती है? तो याद रखना भार तो डेफिनेटली घटेगा और मात्रा अपरिवर्तित, यानी उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तित नहीं होगी। उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी शरीर का सोचे तो मान के चलिए कोई एस्ट्रोनॉइट या कहीं भी गया, अंतरिक्ष में गया, स्पेस में गया या चंद्रमा में गया, क्या उसका शरीर का कुछ भाग कम हो जाएगा? वजन कम हो जाएगा, भार कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। लेकिन क्या उसका शरीर का कुछ अंश गायब हो जाएगा? नहीं। तो उसका जो मात्रा है, क्वांटिटी है शरीर का, वो तो डेफिनेटली फिक्स रहेगा। इसी को समझ लिए कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान अपरिवर्तित यानी वो फिक्स है। जहाँ जैसा है पृथ्वी में, जैसा उसका द्रव्यमान है, यूनिवर्स में कहीं भी चल जाओ, स्पेस में चल जाओ, चंद्रमा मून में चल जाओ या अदर प्लेनेट में जहाँ भी चलना है वहाँ चल जाओ, आपका द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन भार घट बढ़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो जी का मान क्या होगा? देखिए, अगर मान के चलिए पृथ्वी ऐसे है, जियोड आकार का है, यहाँ आपका अगर पोल, यहाँ आपका मान के चलिए बीच में केंद्र है। ठीक है, और पोल तो यहाँ हो गया, ध्रुव यहाँ हो गया। अच्छा, ध्रुव तो यहाँ सामने लग रहा है ना, सामने लग रहा है, और यहाँ क्या दूर लग रहा है। ठीक है, यहाँ दूर है लेकिन यहाँ सामने है। अब यहाँ से बोल रहा है कि भूमध्य रेखा, तो ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? ये सवाल किया। तो जी का मान हम क्या हो जाएगा? अगर मान के चलो हम दूर में हैं, यहाँ है बीच में एकदम केंद्र मान लीजिए, जहाँ पूरा आग होगा पृथ्वी के एकदम केंद्र में, वहाँ से हम भूमध्य रेखा में मतलब दूर में है, जितना पोल्स की ओर जाएंगे और सामने जाएगा, तो पोल्स की ओर जाने से मेरा जी का मान क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का मान तो बढ़ जाएगा ना। सवाल यह क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मान जो है वह बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली वही सवाल किया है, तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम जहन में देखिए, रट्टा मारना नहीं है, बस आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो कोई भी सवाल आपसे मतलब छूटने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग सामने जा रहे हैं, केंद्र की ओर सामने जाएंगे, जितना हम सामने जाएंगे उतना तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स का मान जो है बढ़ते जाएगा ना, तो वही सवाल किया था। 46 नंबर देखते हैं। शरीर का वजन क्या होती है? शरीर का वजन जो है वह क्या होती है? तो पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होती है? बिल्कुल गलत, सभी जगह समान नहीं होती है। ठीक है, पोल्स में अलग होती है, भूमध्य रेखा में अलग होती है। ध्रुवों में अधिकतम होती है, बिल्कुल ये दूसरा वाला सही है, बी सही है, एकदम एक्सलेंट सवाल, शानदार सवाल है। ठीक है, शरीर का वजन जो है मेरा
अगर हम भूमध्य रेखा की ओर हैं तो भूमध्य रेखा और पोल्स मतलब पूरा पृथ्वी के एकदम बीच में जो है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम जितना भी दूर जाएंगे तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स का मान उतना तो कम पकड़ेगा ना। कोई भी अगर नेटवर्क किसी से हम वाईफाई ले लिए तो वाईफाई से जितना दूर जाएंगे तो वो मेरा वाईफाई का कनेक्शन धीरे धीरे वीक होते जाएगा ना। बस वही बोल रहा है कि अगर हम पोल्स में है, सॉरी केंद्र में है, पृथ्वी के एकदम बीच में केंद्र में है, तो अगर हम पोल्स की ओर जा रहे हैं, जबकि आकार तो जियोड आकार का है, अंडाकार आकार का है, तो जियोड आकार का है मतलब पोल्स की ओर जा रहे हैं मतलब और हम करीब आते जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ मेरा केंद्र था उसके करीब आते जा रहे हैं, तो करीब आते जा रहे हैं तो वाईफाई का कनेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। तो वही तो बोल रहा है। तो ध्रुवों में मेरा जो मेरा वजन है वो क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बेहतर तरीके से यहाँ समझ में आया होगा। 47 नंबर सवाल, एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी तल के तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? सवाल ये किया। ठीक है, चंद्र तल में अधिक। तो जबरदस्त सवाल का आंसर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी की तुलना में अल्पयात है, यानी बहुत कम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पृथ्वी में उछल रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का मान ज़्यादा है, तब ना हमको खींच ले रहा है। अब चंद्रमा में चल गए या स्पेस में चल गए या यूनिवर्स में कहीं भी अदर प्लेनेट में चल गए, अगर हम वहाँ उछलेंगे, कूदेंगे, कुछ भी करेंगे तो वहाँ खींचने के लिए पावर जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो खींचेगा नहीं। तो हमको जो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होती है, ऊंचाई अधिक छलांग लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाती है, क्यों? शानदार सवाल है फिजिक्स का। तो याद रखना ये स्थायित्व के बढ़ाने के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 49 नंबर सवाल, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? बहुत जबरदस्त सवाल किया फिजिक्स का। ये 9 का सवाल है, 9 चैप्टर मतलब 9 एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, देखिए एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी लिक्विड चीज़ है उसका आयतन उसका जितना भी मतलब फ्रीजिंग करेंगे, फ्रीजिंग यानी उसको जितना भी कठोर करेंगे, जैसे द्रव है, लिक्विड है, उसको ठंडा करेंगे, जितना भी ठंडा करेंगे उसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ती जाएगा। तो यही होती है, जैसे कश्मीर क्षेत्रों में क्या होती है, पाइप जो है ना वह अधिक ठंडे रातों में क्या होती है, फट जाती है, क्योंकि उसका डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ जाती है, आयतन बढ़ जाती है। आयतन बढ़ेगी तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो अब पाइप में जितना एरिया है उतना ही ले रहा है, लेकिन वहाँ जगह नहीं है, तब क्या होती है, धीरे धीरे फाड़ देता है। तो जमने के बाद जो है ना पानी का आयतन बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के कारण जो है पाइप जो है फट जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर सवाल, पानी से भरे डाट जो है लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि? तो यार रखने जमने पर जो है आयतन बढ़ जाती है। वो भी सवाल जबरदस्त था, दोनों सेम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर का पानी का हाल क्या रहेगा? बहुत जबरदस्त सवाल। मान के चलिए कोई बीकर है और इतना पानी है, अब इसमें एगो बर्फ़ डाल दिए, तो बर्फ़ पिघलने के बाद क्या हो जाएगा, इसका पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा या नीचा हो जाएगा या कुछ नहीं होगा? तो कुछ नहीं होगा। जो हम डाले हैं बर्फ़, उसका जो वॉल्यूम है वो तो पहले ऑलरेडी वहाँ डूब गया है, तो अब कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका वॉल्यूम जो उसका स्तर है, पानी का स्तर जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरते हैं उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? तो बोतल टूट जाती है, वह पानी जमने से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए सवाल कैसे कैसे बनते हैं, एक ही सवाल को कितना घुमा के दे रहा है। सड़क पर चलने की अपेक्षाकृत बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि? वही सवाल, मतलब ये घर्षण से आ गया। तो ये क्या हो गया, बर्फ पे जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम हो जाती है। जितना मतलब देखिए घर्षण की बराबर घर्षण बल जो है वह माप अगर कम हो जाएगा तो हमको चलने में दिक्कत हो। घर्षण क्या होती है, मतलब एक चलने का रुकावट, प्रतिरोध होती है। किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को एक जगह दूसरे जगह जाने में जो उसका वे है, वो सैनेरियो है, उसको उसी का जो है प्रतिरोध करना, इसी को घर्षण बल कहा जाता है। तो बर्फ़ में क्या होती है, वो सैनेरियो तो बहुत ही ईजी वे में वहाँ मतलब आ जा सकता है, तो वहाँ यानी जो है घर्षण बल कम होगा तब ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल कम होने के कारण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है
तब जहाज का स्तर क्या हो जाएगा। ये जो है ना सवाल एकदम बहुत फाड़ू सवाल किया गया, बहुत फाड़ू सवाल फिजिक्स का। तो याद रखना ये जो होती है ना, अब हम बता रहे हैं ये सवाल आप भूलिएगा नहीं। कैसे? अगर मान के चलो यहाँ समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है, अब यहाँ से नदी आ रही है, अब नदी में कोई एक जहाज है, ठीक है। अब जहाज है तो जहाज तो पूरा डूबा हुआ है। अब जैसे ही जहाज यहाँ समुद्र में जाएगा तो वो जहाज जो हल्का सा उठा हुआ प्रतीत होगा, मतलब उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो पानी इसमें क्या होती है, लवण, साल्ट होती है, यानी इसमें जो है अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा घुली होती है, अशुद्धि बहुत ज़्यादा घुली होती है एकदम टॉप लेवल में। अब अशुद्धि जब घुली हुई है होती है यानी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी एकदम हाई लेवल में। जब डेंसिटी हाई लेवल में तो ये कण इसका रोकेगा ना इधर से डूबने में, इसीलिए जहाज जो है हल्का सा ऊपर में ही वह चलता है, ज़्यादा देर तक नहीं डूबा, मतलब ज़्यादा डूबा नहीं रहता, ठीक है। हम लोग को यहाँ तैरने में भी डूबने में दिक्कत हो जाएगा। अगर आप समुद्र में तैरिएगा ना तो आपको डूबने में दिक्कत हो जाएगा, डूब ही नहीं पाइएगा, आपको ऊपर फेंक देगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वह क्या होती है, जब नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में जाती है तो जहाज का स्तर वह क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सवाल है कि लोहे की कील में पारे में तैरती है, लोहे का जो कील है ना वह पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाता है, क्यों? तो याद रखना ये ज़बरदस्त सवाल किया है। इसका आंसर है कि लोहे का भार जो है ना पानी से अधिक होती है, इसलिए, जबकि पारे से कम होती है लोहे का भार, इसीलिए पारे में तैरने लगती है और पानी में डूब जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 नंबर सवाल है कि यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाती है, पर यही पानी की मात्रा में नमक मिला दिया जाए तो अंडा डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो अंडा डाल देने पर जो है अंडा तैरने लगती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही हम सवाल किए हैं कि लवण डाल देने से, कोई भी अशुद्धि डाल देने से वह क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगा तो उसको डूबने कण जो उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पानी में वही उसको नहीं डूबने देगा। तो ऑप्शन नंबर डी जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 57 नंबर सवाल है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। सवाल किया बहुत शानदार, अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? तो यार ना बर्फ जो है पानी में हल्की सी होती है और अल्कोहल से भारी होती है, वही सवाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है कि स्टील की गोली जो है पारे में तैरती है क्योंकि, तो स्टील की गोली जो है वह पारे के घनत्व से स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 59 नंबर सवाल। पानी का घनत्व जो है अधिकतम होती है कितना डिग्री में, तो यार ना 4 डिग्री सेल्सियस में है पानी का घनत्व अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहती है। अगर वस्तु की मात्रा बदल दिया जाए तो उसका जो है घनत्व नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तैराक के नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों होती है। ये सवाल ज़बरदस्त सवाल है, अब भी हम बताएं, आप अगर जहन से एकदम बहुत ही इजी वे में सुनेंगे तो ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, समुद्र में ज़्यादा डेंसिटी है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, वहाँ जो है आपका अशुद्धि ज़्यादा है, तो वो आपको डूबने देगा, सोचिए तो नहीं। तो समुद्र में तैरना इसीलिए आसान हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वायुमंडलों में बादलों के तैरने का क्या कारण है। वायुमंडल में अगर बादल तैर रहे हैं उसका क्या कारण है, तो यार है डेंसिटी के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। देखिए, अगर मान के चलो कोई समुद्र है, अगर यहाँ मान के चलो टाइटैनिक वाला एगो बर्फ़ यहाँ डूबा हुआ है, तो आपको कितना भाग दिखेगा, मात्र 1 भाग, और 9 भाग जो है ना आपका मतलब नीचे रहेगा ज़मीन के अंदर 9 भाग, और 1 भाग समुद्र के ऊपर रहेगा, सॉरी ज़मीन बोल रहे, समुद्र पानी के लेवल के स्तर के ऊपर। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, तो ये जो आपको बता रहा है वह कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका कितना भाग दिख रहा है 1, और टोटल भाग हो जाएगा 10, यानी 1/10 भाग दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 64 नंबर सवाल। बांध के नीचे की दीवार जो है मोटी बनाई जाती है क्योंकि, बांध के नीचे जो है दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव्य का तापमान भी बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर आते हैं, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता हुआ
दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? तो यार ना बर्फ का गलनांक घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि भारी हिमखंड शीर्ष के अपेक्षा निचले तर से पिघलता है क्योंकि? देखिए, अगर मान के चलो बहुत बड़ा चट्टान है, वो भी एक बर्फ का, तो धीरे धीरे पिघलता किधर है? ऊपर से नहीं, नीचे से पिघलता है। यानी जिस लेवल में पृथ्वी से सटा हुआ है उसी लेवल से ही वह पिघलना शुरू होता है। क्यों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि निचले तल का दाब ज़्यादा होती है और उसका गलनांक जो है घट जाती है। जितना दाब ज़्यादा रखेंगे उसका गलनांक घट जाएगा, ठीक है, इसीलिए वह नीचे से पिघलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं 67 नंबर सवाल। सवाल है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर दोनों आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो यार ना दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाती है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ें तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं 68 नंबर सवाल। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे जिससे क्या होती है? तो यार ना रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब जो है कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। 69 नंबर सवाल। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगते हैं, क्यों? तो ये बात हमें हमेशा याद रखना, जितना भी हम जमीन के लेवल से ऊपर जाएंगे ना, समुद्र के लेवल से जितना भी हम लोग ऊपर जाएंगे हमारा दाब और बढ़ते जाएगा, वायुमंडलीय दाब जो है ना घटते जाएगा, वायुमंडलीय दाब हमारा घटते जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब जितना घटेगा, मेरा जो शरीर का जो सिनेरियो है जो चल रहा है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कोई भी पाचन तंत्र हो गया, वो जो है ना गड़बड़ हो जाती है। तो इसका ये जबरदस्त ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि ऊंचाई की बढ़ने के साथ साथ जो वायुमंडलीय दाब है ना इसीलिए घट जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है नाकों से और मुंह से खून निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमारा वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही जो है बाहर निकल जाती है यानी रिस जाती है, इसका क्या कारण है? तो यही कारण है, ऊंचाई बढ़ने से हमारा वायु दाब कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा? तो जी का मान जो है ना, जितना मेरा त्रिज्या कम होगा यानी हम जो है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के और करीब आ जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो हमारा पृथ्वी का तल का जी का मान है वो बढ़ जाएगा। तो 1% का 2% होगा, जस्ट 2 गुना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो याद रखना ये क्योंकि वायुमंडलीय दाब तो ऊंचाई में बढ़े कम हो जाती है, अतः जल्दी ठीक है, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो है वह कैसा होता है? तो जानना वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाती है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में खाना बनने का सबसे बड़ा कारण है कि पानी का क्वथनांक जो है ना वह बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाती है। चलिए 75 नंबर सवाल आते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक अगर गिर जाए तो उसका क्या संकेत दे रहा है? मतलब अगर अचानक गिर जाए तो अचानक कैसे गिर जाएगा? कोई भी सामान, घर का सामान कैसे गिर जाए? तूफान आ जाता है ना, तो अचानक अगर गिर जाए तो यार तूफान आएगा, ये संकेत दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 76 नंबर की, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ा जाता है। जैसे ही मतलब टेक ऑफ करने से पहले जो है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक हवाई जहाज जो है पृथ्वी के तल पर ही दौड़ता है। उसका क्या कारण है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है उसका वायु दाब बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए ही यह किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 77 नंबर सवाल है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा जो है वायु में ऊपर जाके फट जाती है। तो जबरदस्त इसका वही कारण है, वायु का दाब जो है घट जाती है ऊपर जाने पर, इसीलिए जो है जो हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे ऊपर जाएंगे तो फट ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दबाव कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 78 नंबर सवाल है कि सूर्य का ऊर्जा का निर्माण जो है वह किस पर आधारित है? तो यार ना संलयन, सूर्य का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन, और यहाँ भी देखिए सन लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाभि की संलयन। ठीक है, ये केवल याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, ऐसे संलयन होती है नाभि की संलयन। विखंडन जो है वह हाइड्रोजन बम पर आधारित होती है।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 79 नंबर सवाल। सवाल है कि चाबी की भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखना ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो जानना खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 81 नंबर सवाल। सवाल है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? तो यार ये चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 82 नंबर सवाल। सीढ़ी पर चढ़ते हुए अधिक ऊर्जा जो है वह खर्च होती है, क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ते हुए जो है अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति की गुरुत्व जो है उसका विरुद्ध काम करती है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है, यानी ना ही बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और ना ही विनाश यानी ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये कौन बताता है? यार ना ये जो है वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 84 नंबर सवाल। जब दूध को बिलोया जाता है तो मक्खन अलग हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो यार ना ये केंद्रापसारी बल के कारण जो है यह मक्खन अलग हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल। सवाल है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? साइकिल चलाते समय जो है हम आगे झुक जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो यार ना ये झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र जो है आधार के अंदर ही बना रहे और उसे गिरने से बचा ले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 86 नंबर सवाल। सवाल है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल जो है वह इस्तेमाल होती है? तो यार अपने दूध से क्रीम निकालने में अब केंद्रीय बल का इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब केंद्रीय बल का निर्माण होती है। 87 नंबर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो वॉशिंग मशीन जो आपका अब केंद्रीय बल पे काम करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 88 नंबर सवाल। सरोता या चिमटा निम्नलिखित में से किस प्रकार उत्तोलकों से संबंधित है? तो सरोता और चिमटा जो होती है वह किस उत्तोलक से सिद्धांत पर काम करती है? तो यार ना द्वितीय और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल है कि पृथ्वी तल से पलायन का वेग क्या है? पलायन मतलब क्या होती है? अगर मान के चलो हम कोई एक ढेला लेते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंक देते हैं, मतलब आसमान की ओर फेंक दिए, तो डेफिनेटली एक समय के बाद वो क्या होती है? पृथ्वी की ओर लौट आती है। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स खींच लेता है। तो पलायन वेग क्या होती है? अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वही ढेका ऊपर ढेला फेंकेंगे, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर जो है 1 सेकेंड में जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर जो है 1 सेकेंड में ही जाना चाहिए। उस स्पीड से अगर हम ऊपर की तल की ओर फेंकेंगे कोई ढेला, तो यकीन मानिए वो जो है पृथ्वी पर नहीं लौटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पलायन वेग। तो यार ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जम जहन में याद रखना। 90 नंबर सवाल है कि भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है वह कैसा होता है? भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो हमेशा 24 घंटा होती है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी के 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो देखिए सवाल वही कर दिया, पृथ्वी पर कभी लौटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 92 नंबर सवाल कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होती है? तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है? डेफिनेटली नहीं। इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं। ये जबरदस्त सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम जस्ट बताए थे शुरुआत में कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान कहीं भी बदलाव नहीं होगी, लेकिन भार बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 93 नंबर सवाल कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कब जो है अधिक मालूम पड़ता है? याद रखना, जब वह ऊपर की ओर जा रहा है, लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो वह शरीर का सबसे भार अधिक महसूस होगी उसी टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 94 नंबर सवाल है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम होती है तो लिफ्ट जा रही है, किस ओर जा रही है?
तो याद रखना लिफ्ट जो है वह त्वरण के सीधे नीचे की ओर जा रही है। अगर वास्तविक भर से कम महसूस हो रही है यानी लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लाते हैं 95 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई जो है भू स्थिर उपग्रहों की है? कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो यानी 36,000 किलोमीटर। यानी पृथ्वी का जो पृथ्वी से एटमॉस्फेयर टोटल आता है, ये मान के चलो ये पृथ्वी है। अगर एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की जो 5 परतें होती है वो पांचों परत इसी के अंदर है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यानी 36,000 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद तो आगे क्या है, यूनिवर्स आ गया, स्पेस आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, तब तक हम पानी पी लेते हैं, जवाब सोच सकते हैं। चलिए 97 नंबर सवाल आते हैं, सॉरी 96 नंबर सवाल। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड जो है वह धरती के केंद्र की ओर जो है खींचा चला जाता है? वह कौन सा बल है? जबरदस्त सवाल किया। तो ये जो है आपका कौन सा बल है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यही तो हमको खींचता है पृथ्वी की ओर ना। अगला सवाल 97। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होते हैं? तो जानना ये 1/6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ की गुरुत्वाकर्षण का मान जो है कोई भी भार होती है वह 1/6 होती है कहाँ? पृथ्वी मून पर। नेक्स्ट आते हैं 98 नंबर सवाल। 98 नंबर सवाल है कि लोलक का जो आवर्त काल है वह किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल आते हैं। लोलक की घड़ियां जो है गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो याद रखना लोलक की जो लंबाई है ना वह गर्मियों में बढ़ जाती है और इसकी दोलन जो है वह लगा हुआ समय बढ़ जाती है, इसीलिए यह सुस्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 100वां नंबर है, सवाल है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो यानी यह 2% बढ़ जाएगा। आवर्तकाल 2% बढ़ जाती है, मतलब उसका जस्ट आधा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2% बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक को झूलने का समय वह कैसा हो जाएगा? तो यानी ये भी 2 गुना हो जाएगा। 4 गुना का 2 गुना, 4% का 2%, जस्ट आधा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 100 सवाल हो गया, अभी 47 सवाल बचा हुआ। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक। सवाल है कि एक कण का द्रव्यमान m है, संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसकी गतिज जो ऊर्जा जो होती है वह क्या होती है? तो याद रखना है p = m भी होती है, ये होती है ना, तो p²/2m होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर संवेग को ही p मान लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हुक का नियम जो है वह निम्नलिखित में से किस पर संबंधित है? तो हुक का नियम प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तेल जल के तेल तल पर फैल जाता है क्योंकि? तो याद रखना क्योंकि तेल के पृष्ठ जो है वह तनाव कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर सवाल है कि द्रव का बूंद जो है वह आकृति गोलाकार होने के कारण क्या होती है? तो याद रखना पृष्ठ तनाव बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर पृष्ठ तनाव के कारण जो है उसका आकृति गोलाकार होती है। जो द्रव का बूंदा बूंदा, जैसे मान के चलिए पानी में बूंद गिर रहा है, पानी गिर रहा है, टपक रहा है, तो उसका जो गुब्बारा बनता है ना पानी का, देखते हैं उसमें क्या होती है? गोलाकार बन जाती है। वह किसके कारण? तो यार ना पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर सवाल आता है। सवाल है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? तो यार ना यह लार्वा के सांस को बाधा डाल देती है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 107 नंबर सवाल। सवाल है कि पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका सही कारण क्या है? तो याद रखना है पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंक देता है, गेंद गिरती है, याद है उसके हाथ में ही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुई का पानी जो है, सुई का पानी ऊपर जो है वह तैरने का कारण क्या है? तो याद रखना यह पृष्ठ तनाव का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो याद रखना यह पृष्ठ तनाव के कारण है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होती है? तो याद रखना पृष्ठ तनाव घट जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता क्योंकि? तो याद रखना इसका सबसे बड़ा कारण है गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण।
13 नंबर सवाल, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उस पर चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो यह आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आधी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, श्यानता की इकाई क्या है? तो यार श्यानता की इकाई जो है प्लावनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, लैंप की बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ती है वह किसका कारण है? तो यार केस्कित्व के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है जबकि जहाज पानी में नहीं डूबती है, इसका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? तो यार आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यार ये प्लवन से नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त सवाल है। नेक्स्ट आते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दरों में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। उसके भार में आभासी कमी या वस्तु के कुछ हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यार यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी पदार्थ या प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो यार ठोस और हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि कोई भी नाव डूब जाती है यदि वह पानी हटाएगी अपने किसके बराबर सॉरी, तो कोई भी नाव अगर डूब जाएगी तो उसका पानी अगर हट रहा है कितना? तो यार रखना उसके आयतन के बराबर अगर हट रही है तभी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हटा पा रहा है तो नहीं डूबेगी। नेक्स्ट आते हैं कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत वह जो दिए थे प्लवन का सिद्धांत, वह किस देश से संबंधित, जो वैज्ञानिक वह किस देश से संबंधित है? तो यार ग्रीस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लगाते हैं 22 नंबर सवाल। सवाल है कि पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? जबरदस्त सवाल किया गया। तो जब ना है पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट जो होती है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब के जो है वह समतुल्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं, भारहीनता के अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला किस आकार क्या हो जाएगा? तो मोमबत्ती का ज्वाला जो है वह वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर सवाल आते हैं कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तो जानना तरल के पृष्ठ तनाव जो है वह अपेक्षा अधिक हो जाती है, पृष्ठ तनाव जो है जल की अपेक्षा अधिक हो जाती है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जानना ये न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 26 नंबर सवाल, पृथ्वी का पलायन वेग क्या होती है? ठीक है, तो अभी हम जस्ट बताए थे पृथ्वी का पलायन वेग क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि पास्कल जो है वह किसकी इकाई है? तो यार यह दाब की एसआई मात्रक होती है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दाब की एसआई मात्रक पास्कल होती है। 28 नंबर सवाल, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है किस दाब के समतुल्य के बराबर हो जाएगी? तो यार यह 0.1 बार के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल, क्यूसेक जो है इससे क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो यार जल की बहाव को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल, किसी पिंड का जो भार है वह किस पर निर्भर करती है? तो यार ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है पिंड का भार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, सवाल है कि जब किसी वस्तु के पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होती है? तो यार ये जो होती है वो उसका भार जो है घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करती है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होती है जो प्राप्त होती है किस पर? तो याद रखना है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल आते हैं कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है कहाँ से? तो याद रखना है हाथों के विभिन्न संचालन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, सवाल है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो हमें क्या महसूस होती है? कि बाल्टी क्या होती है?
पानी की सतह से ऊपर की ओर भार हो गई है। ठीक है, यही होती है, यही तो पानी की सतह से ऊपर जो है वह भार होने लगती है। पानी के नीचे अगर तल में उठा रहे हैं तो भार महसूस नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल। भारहीनता क्या होती है? भारहीनता मतलब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान ना के बराबर जहाँ हो उसी को भारहीनता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो यार ना स्टील होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल। अंडा मृदु जल में डूब जाती है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरते रहता है, क्यों? तो याद रखना है, जो नमक की घोल का अंडा जो है घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होती है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, न्यूटन मीटर जो है वह किसका मात्रक है? तो याद रखना ये ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल। जड़त्व आघूर्ण जो है वह किसके बराबर होती है? तो याद रखना है यह जो है इसके बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। काइनेटिक एनर्जी एनालिटिक। चंद्रमा पर द्रव्यमान नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर द्रव्यमान नहीं होती है इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के परमाणुओं की पलायन वेग जो है उसके वर्ग माध्य जो है मूल्य वेग से कम होती है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल है और एक नया सवाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल। एक पावर हाउस हॉर्स पावर, ठीक है, किसके बराबर होती है? तो यार ना ये बेसिक सवाल है, 746 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर सवाल। भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से नीचे की ओर गिरा जा रहा है, तो क्या होगी? छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? नहीं। बड़ा पत्थर जमीन पर पहुंचे? नहीं। दोनों पत्थर समान एक साथ पहुंचेगी, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व जो है सबसे कम होती है? किस द्रव का घनत्व जो है वह सबसे कम होती है? तो यार ना पेट्रोल की। पेट्रोल का घनत्व जो है ना बहुत कम है ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, सबसे कम पेट्रोल का होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल का सबसे कम होती है। नेक्स्ट आते हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली सिद्धांत जो है वह किस पर आधारित है? फिजिक्स के सवाल ऐसे बनते हैं, याद रखना। तो यार में ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 नंबर। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में क्या शामिल होते हैं? तो यार ना ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का जो सूखने का वह है वह केशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण सूखने में शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक गेंद जो है क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज की दूरी तय होती है? तो ये हमेशा याद रखना, 45 डिग्री में अगर कोई भी हम ढेला या जो भी हो ऑब्जेक्ट अगर हम फेंक रहे हैं तो याद रखना वो जो है ना हमेशा सबसे अधिकतम दूरी तक पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल किया गया है, 45 डिग्री में अगर हम फेंक रहे हैं तो। ठीक है, बचपन में हम लोग फेंकते थे ना वही। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आज का लास्ट सवाल। तो जानना एंगस्ट्रॉम जो है वह तरंगधैर्घ्य मापती है, यानी तरंगदैर्घ्य कैसे मात्रक भी एंगस्ट्रॉम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरंगधैर्घ्य। चलिए, तो 147 सवाल पहला चैप्टर था यांत्रिकी का, यानी मापन का, और फिजिक्स का बहुत ही निचोड़ सवाल हम लोग देख लिए लगभग 53-54 मिनट में। बहुत ही कम समय में इतना सवाल एमसीक्यू के रूप में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो प्लीज़ ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमारे साथ बने रहिए, यानी हमारी फैमिली, यानी हमारे क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा आपका टेलीग्राम का, वहाँ आपको फॉलो जरूर कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये अभी मेरा पहला चैप्टर था फिजिक्स का, उसके बाद जो है धीरे धीरे सारे चैप्टर जो है ना लगभग 30-35 चैप्टर है टोटल साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री में, जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का, वो सारे का MCQ ऐसे ही जो है नए नए कंटेंट और MCQ के सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे तक आपको करने वाला हूँ। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, बहुत ईजी वे में, बहुत ही शानदार तरीके से। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम।